नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरिंद। आज से 18वीं लोकसभा का आगाज हो गया और अपने आप में जहां शपथ एक तरीके से सांसदों की शुरू हो गई है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से सरकार का एजेंडा भी एक तरीके से साफ कर दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि सबके सहयोग के साथ में देश को चलाने का उन्होंने अपील की है। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे तीसरे कार्यकाल में 3 गुना रफ्तार से देश के लिए वो काम करना चाहते हैं और सभी सांसदों को मिलकर विकसित भारत के संकल्प पे काम करना चाहिए। लेकिन एक बात उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि विपक्ष जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता रहा है, उससे आगे बढ़कर उसे भूमिका निभाने की जरूरत है, जिसमें सबका सहयोग हो, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और आपातकाल की जो कल बरसी है उसके बहाने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि संविधान के अनुसार तीसरे कार्यकाल में और तेज गति से काम करेगी मौजूदा केंद्र की सरकार। इन तमाम बातों पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद ली शपथ। सदन में हुआ पीएम का जोरदार स्वागत। नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने का सिलसिला कल भी रहेगा जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बने राज्यसभा में सदन के नेता। पीएम ने नई लोकसभा के पहले सत्र के शुभारंभ पर तीसरी बार जनादेश के लिए जताया आभार। कहा यह सरकार की नीति और नियत पर जनता की मोहर। सरकार चलाने के लिए बहुमत, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति को बताया आवश्यक। प्रधानमंत्री ने कहा देश को जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत। जनता विपक्ष से नखरे, ड्रामा, नारेबाजी और व्यवधान की जगह ठोस काम और संसद की गरिमा बनाए रखने की करती है उम्मीद। आपातकाल को याद करते हुए लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा। कहा यह 25 जून का दिन ना भूलने वाला काला दिवस। सदन में जारी शपथ के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के मुद्दे पर व्यवस्था को बदलने का आरोप लगाकर सरकार के साथ सहयोग से किया इनकार। बीजेपी ने कहा कांग्रेस कर रही है गैर जरूरी मुद्दे पर बेवजह की राजनीति। तमिलनाडु में और बढ़ी जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या। भाजपा ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखकर संसद परिसर में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का दिया न्योता। घटना की सीबीआई जांच की मांग। नीट पेपर लीक मामले की जांच में जुटी सीबीआई टीम अलग अलग जगहों और राज्यों का से इकट्ठे कर रही है सबूत। अब तक 20 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर। कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। दिल्ली में पानी के लिए मचा हुआ है हाहाकार। नहीं निकल रहा स्थायी समाधान। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा पानी की किल्लत और चोरी रोकने में नाकाम है दिल्ली की सरकार। आईसीसी T20 विश्व कप के सुपर 8 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहम मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। मैच हारने पर हो सकती है कंगारुओं की छुट्टी। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। लोकसभा के सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने आज जहां सभी सांसदों से देश हित में काम करने की अपील की, तो मजबूत विपक्ष की वकालत भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों से विकसित भारत के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया, तो आपातकाल की 50वीं बरसी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने 18वीं लोकसभा के पहले दिन को गर्व का क्षण बताया, तो नई संसद बिल्डिंग में पहली बार हो रही शपथ ग्रहण पर भी खुशी जाहिर की है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में हिस्सा लेने संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
इस अवसर पर संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए पीएम का संदेश बहुत साफ था। देश को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयास और देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने की हर संभव कोशिश। नई लोकसभा के पहले सत्र के शुभारंभ को गौरवमय और वैभव का दिन बताते हुए पीएम ने लगातार तीसरी बार जनादेश के लिए आभार जताया। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर मिलना सरकार की नीति और नियत पर जनता की मोहर है। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। पीएम ने कहा कि देश उस दौर को नहीं भूलेगा जिसमें संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता विपक्ष से लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की आशा करती है। पीएम ने विपक्ष के जनता की आशाओं पर खरा उतरने की उम्मीद जताई। संसद में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। पीएम ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल में 3 गुना अधिक मेहनत से काम करके 3 गुना अधिक परिणाम अर्जित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने आज जो संबोधन संसद भवन परिसर में दिया सत्र के आगाज होने से पहले, उसमें क्या बड़ी बातें कही, क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण संबोधन था। क्या कुछ उन्होंने कहा संसदीय लोकतंत्र के लिए गौरव का दिन है और नई संसद भवन का जो बिल्डिंग है उसमें पहली बार शपथ ग्रहण हो रही, क्योंकि जब 17वीं लोकसभा का गठन हुआ तो उस वक्त नई बिल्डिंग बनी नहीं थी। नई बिल्डिंग बनने के बाद पहली बार लोकसभा यानी 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, इसलिए ये ऐतिहासिक लम्हा है। क्या उन्होंने और इसके अलावा कहा उसको आप जल्दी से आपको बताते हैं। उन्होंने कहा 60 वर्षों बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। ये अपने आप में 6 दशक के बाद का एक इतिहास है। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने इसके अलावा क्या कहा, सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए होता है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति चाहिए होती है, यानी कि सबके साथ मिलकर देश के लिए आगे काम करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में 3 गुना अधिक श्रम करेंगे ताकि 3 गुना अधिक परिणाम हासिल कर सकें। 3 गुना रफ्तार से काम करने का जिक्र प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल में किया। जनादेश सरकार की नियत, नीतियों और लोगों के प्रति सरकार के समर्पण पर मोहर है, यानी कि तीसरे बार लगातार चुन के आना सरकार की नीति और नियत पर जनता के समर्थन है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अच्छे जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है, नारों से नहीं काम की या और ठोस काम की जरूरत है, यानी विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी भूमिका सही से निभाए। इस बात को भी प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। उन्होंने कहा 18वीं लोकसभा में 18 अंक का काफी महत्व है और अपने आप में भारतीय परंपराओं में 18 अपने आप में काफी महत्वपूर्ण अंक है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गीता में 18 अध्याय है, पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है और इसके साथ साथ उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में मतदान
हासिल करने के लिए मतदान की आयु जो है कानूनी रूप से वो भी 18 वर्ष है। तो ऐसे में 18 अपने आप में एक बेहतर नंबर है। 25 जून को इमरजेंसी लगाने के हो रहे हैं 50 वर्ष पूरे, यानी कल जब 25 जून आएगी तो 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 50 वर्ष पूर्व देश में इमरजेंसी लगी तो उसकी 50वीं बरसी है। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। 25 जून का आपातकाल संविधान पर एक काला धब्बे के रूप में है, इस बात को प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है, सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया है, काला धब्बे के तौर पर उन्होंने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कुछ बड़ी बात कही, नई पीढ़ी नहीं भूलेगी देश पर थोपा गया आपातकाल, जो अपने आप में उस वक्त आपातकाल थोपा गया। तो कुछ और तथ्यों को जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर किस बातों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार आम नागरिक के सपनों को करेंगे पूरा। उन्होंने एक बार फिर से दृढ़ संकल्प को दोहराया है। 18वीं लोकसभा आम नागरिकों के सपनों को साकार करेगी, इस बात का भरोसा विश्वास भी जताया है। सबके सहयोग से देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री के संबोधन की ये बड़ी बातें और आपातकाल को लेकर भी उन्होंने खास तौर से तमाम बातें कही, उसका भी जिक्र करते हैं। क्योंकि आपातकाल जिसकी कल 50वीं बरसी है, क्या था इमरजेंसी? क्योंकि 50 साल पहले देश में एक बड़ी आबादी है जो नहीं थी, जो अभी युवा है या 50 साल से कम उम्र के हैं, उनको नहीं पता है। तो उनके लिए तथ्य क्या है वो बताना जरूरी है। इंदिरा गांधी की सरकार ने उस वक्त देश में आपातकाल लगाया था। 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को देश में लगा था आपातकाल। ये अपने आप में एक बड़ी घटना हुई थी देश के संविधान के व्यवस्था के लिहाज एक तरीके से देखा जाए तो। चुनाव में धांधली पर इंदिरा गांधी के खिलाफ आरोप लगा था, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आया और उस फैसले को ना मानते हुए एक तरीके से उन्होंने इसके खिलाफ इमरजेंसी लगाई थी। फैसले के बाद विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का दबाव बनाया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और बावजूद इस्तीफा देने के उन्होंने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगा दी थी। ये अपने आप में उस वक्त का एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम 25 जून 1975 का है। आपातकाल लगते ही कांग्रेस के राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारियां की गई थी। तमाम बड़े नेता जो उस वक्त देश में विपक्ष की भूमिका निभाते थे, उनके ऊपर एक तरीके से सरकार ने पहरा लगा दिया था, उनको जेल में डाल दिया था। देश के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त के जेपी जयप्रकाश नारायण की बात की जाए, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे तमाम बड़े नेता जो उस वक्त थे, उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। नागरिकों के मौलिक अधिकार भी निलंबित कर दिए गए थे। जो इस वक्त हमें संविधान प्रदत्त अधिकार मिले हैं मौलिक, वो उस वक्त सस्पेंड कर दिए गए थे इमरजेंसी में। प्रेस पर लगाया गया था सेंसरशिप, यानी कि प्रेस कौन सी खबरें छापेगा, अखबार कौन सी खबरें छापेगा, ये सरकार तय कर रही थी। उसकी अनुमति के बिना प्रेस में खबरें छापना संभव नहीं था। सरकार की अनुमति के बाद ही अखबारों में खबरें छपा करती थी। ये उस वक्त की सच्चाई थी। सेंसरशिप लगा दी गई थी। देश में 21 महीने चला था आपातकाल और 21 महीने तक, लगभग 2 साल कह सकते हैं, लगभग 2 साल 21 महीने तक देश में आपातकाल रहा था। 25 जून 1975 को लगा था, उसके बाद 21 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल चला था, यानी 21 महीने का आपातकाल का एक बड़ा पीरियड था। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था और इस वजह से ही उसकी तरीके से राजनीतिक तौर पर कांग्रेस हमेशा एक तरीके से बैकफुट पे रहती है और उस बात का जिक्र करके भी प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। इस विषय पे विस्तार से बात भी करेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए।
ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे आज से लोकसभा के विशेष जो संसद का सत्र की शुरुआत हुई है उसमें किस प्रकार के मसले और मुद्दे उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष प्रधानमंत्री का जोर सहयोग, संवाद और समाधान पर है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने जो अपनी बात रखी उसमें सहयोग, संवाद और समाधान पर वो जोर देते नजर आ रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हिंद सेना जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ रितु चौधरी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्द ही तीसरे मेहमान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़ेंगे। इससे पहले आप दोनों से शुरुआत करते हैं। तो हिंद जी, क्योंकि सरकार बनने के बाद में अपने आप एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि नई लोकसभा का गठन हुआ है, लेकिन उस मौके पर आज कई तस्वीरें चिंता पैदा करती है। टकराहट अभी से दिखाई पड़ने लगी है। विपक्ष बड़े जनादेश के साथ पहुंचा है और संविधान बदलने को लेकर जो लगातार चुनाव में वो आपको घेरते रहे, आज भी उसकी झलक दिखाई पड़ी है संसद भवन में। देखिए, विपक्ष में एक विकृत पात्रता नजर आ रही है। 98 सीटें पाकर वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो है मैंडेट उनको प्राप्त हुआ है। हम विपक्ष का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया है, लेकिन जिस प्रकार से आज ये लोग संविधान की किताब लेकर आए थे, देखिए सच ये है कि ना तो ये लोग संविधान की किताब को ढंग से पढ़ पाए हैं, ना उसका सार समझ पाए। जिन लोगों ने 1975-76 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था, 42वां जो संविधान में संशोधन किया गया था, उसमें कुछ ऐसे ड्रैकोनियन प्रावधान थे जिससे कि पूरे देश के न्यायिक व्यवस्था को निरस्त करने का प्रयास किया गया था। विशेषकर जो कानून बनाए जा रहे थे उस वक्त संसद में, उनके संदर्भ में, तो ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी उस वक्त, जहां के बहुत सारे लॉज बिना किसी स्क्रूटनी के पास हो रहे थे। आज मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं कि कल सुबह अगर ये लोग संविधान से इतना ही प्यार करते हैं, अगर संविधान की रक्षा के प्रति इतना ही समर्पित हैं, तो कल सुबह राहुल गांधी और खारगे जी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए माफी मांगे। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने न केवल न्यायिक व्यवस्था की नींव को कमजोर किया था इस देश में, बल्कि कुछ ऐसे शब्द हमारी प्रियम्बल में जोड़े थे जो कि पूरी तरह से आर्बिट्ररी तरीके से जोड़े गए। ठीक है, तो हिंद जी आपके इस आरोप को आगे बढ़ाते हैं। रितु चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर। रितु जी, क्योंकि जो बात तो हिंद जी कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तरीके से, साथ ही साथ आज हमने सुना प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का जिक्र करके कांग्रेस को उसके द्वारा संविधान परिवर्तन के मसले पर कहीं ना कहीं घेरा है। तो ऐसे में कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। भले आप संविधान बचाने या बनाए रखने की बात करें, लेकिन किस प्रकार का एक इतिहास रहा है वो भी कभी खत्म नहीं होता, वो दिखाई पड़ता रहता है। एक बार फिर से वो सामने आया है। रितु जी, देखिए आरेंद्र, हमारे देश में लगभग 4 बार इमरजेंसी लगी है, जिसमें 3 बार घोषित और चौथी बार जो है, जो कि अभी भी चल रही है, वो घोषित इमरजेंसी चल रही है। 1961 में लगी, 1971 में लगी, 1975 में लगी। और इनको 1975 की इसलिए याद रहती है क्योंकि इसी में इनका जन्म भी हुआ था भाजपा का। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी इमरजेंसी से इनका जन्म हुआ और आज ये इमरजेंसी की बात करते हैं, जिस पर कि राहुल गांधी जी और हमारे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है माननीय खड़गे जी ने कई बार ये बात कबूली है कि वो हमसे गलती हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ये बार बार इतिहास के पन्नों में जाकर उसको कुरेदते हैं। जैसे कि नेहरू और गांधी का नाम लेते हैं, वैसे ही इमरजेंसी का नाम लेते हैं। अगर इनके 10 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो तमाम जर्नलिस्ट को जो है सैकड़ों हजारों जर्नलिस्ट को इन्होंने जेल में डाल दिया, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे या उसके जो है जो उन्होंने किया उसको जो है जनता को बता रहे। दूसरी बात, इन्होंने जो है 150 एमपीज को पार्लियामेंट में से जो है निष्कासित कर देते हैं, उनको जो है पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं, उसके बाद ये बिल पास करते हैं। ये देखिए कितनी गंभीर स्थिति है ये लोकतंत्र में। इसको इमरजेंसी बोलते हैं, लेकिन ये घोषित है, ये घोषित नहीं है। जो है हजारों लाखों किसान जो है बॉर्डर पर रोक दिए जाते हैं और तमाम रास्तों पर जो है कीलें ठोक दी जाती है, खाइया
खोद दी जाती है ताकि वो राजधानी में प्रवेश ना कर सके। इसको अघोषित इमरजेंसी कहा जाता है। बिना किसी की सलाह के, केवल उद्योगपतियों की सलाह पर नोटबंदी जैसे बड़े फैसले ले दिए जाते हैं और पूरे देश को लाइनों में लगा दिया जाता है। इसे अघोषित इमरजेंसी कहा जाता है। रातों रात जो है हाथरस की दलित बेटी को पुलिस के द्वारा जो है पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, इसको अघोषित इमरजेंसी कहा जाता है। 13 महीने से मणिपुर चल रहा है और ये आज तक उस मणिपुर का मां नहीं बोल पाए। रितु जी, आप ये कह रही हैं जी, इमरजेंसी कहा जाता है। ठीक है रितु जी, आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में अघोषित इमरजेंसी बीजेपी की ओर से लगी। मैं आपके आरोप का जवाब तोहिन जी से लेता। तोहिन जी वो ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने घोषित इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा जी के समय में, उसके लिए राहुल गांधी जी माफी मांग चुके हैं, खड़गे जी माफी मांग चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने तो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है और उसकी वजह से देश में बड़ा तकलीफें हो रही हैं। तो जी देखिए, कांग्रेस आजकल सिर्फ बहकी बहकी बातें कर रही है। पिछले 15 दिनों से जो ऐसा लग रहा है कि वो जो है हजम नहीं कर पा रही है इस चुनाव के नतीजे को। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 4 बार इस देश में इमरजेंसी लगी। अरे जो प्रताड़ना आम जनता की हुई है वो केवल उन 18 महीनों में हुई थी, 25 जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक। अगर आपको कोई और इंस्टेंस मालूम है तो आप बताइए, वरना कल कांग्रेस पार्टी कहेगी कि 10 बार लगी थी, 12 बार लगी थी। तो सबसे पहले तो कांग्रेस जो है थोड़ा सा बहकी बहकी बातें जो है करना बंद करे। दूसरा जो है, इन्होंने कहा कि भाजपा का जन्म जो है इमरजेंसी के द्वारा, वो भाजपा का जन्म 1980 में हुआ है। अपनी पार्टी के संदर्भ में बात करे, बाकी पार्टियों के संदर्भ में बात ना करे। देखिए, ये बड़ा विचित्र जो है समय चल रहा है, जब आप रोज जो है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री को बार बार डिक्टेटर कहकर कोसते हैं और आपको पूरी आजादी है कोसने की। आपको कोई किसी प्रकार से दंडित नहीं किया जा रहा है, कोई सजा नहीं दी जा रही। तो ऐसी विचित्र इमरजेंसी मैंने आज तक नहीं देखी। अगर आपने देखा हो अपने जर्नलिज्म के करियर में तो अवश्य मुझे उसकी सूचना दे या मुझे बताएं उसके बाद। जी रितु जी, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि विपक्ष के संख्या बल के आधार पर कांग्रेस के पास में पिछले 2 आम चुनावों से बेहतर नंबर्स आए हैं, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि भाई विपक्ष को सकारात्मक तरीके से आगे आने की जरूरत है। क्या उस बढ़ी हुई जिम्मेदारी के साथ में कांग्रेस अपनी इस नई भूमिका को निभाने के लिए तैयार है, या फिर हम एक व्यवधान की स्थिति ही देखेंगे? क्या एक अप्रोच जो दिखाई पड़ता रहा है हमको कई बीते सत्र में, क्या उस प्रकार की रणनीति पे आप लोग आगे बढ़ते नजर आएंगे? देखिए अरिंद्र, भाजपा को क्लियर मैंडेट मिला था 2014, उसका 2019 में उनको क्लियर मैंडेट मिला। इस तरीके से अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उनको जनता के हिसाब से वो काम करने चाहिए थे जिनका उन्होंने वादा किया था। लेकिन बजाय इसके काम करने के लगातार इन्होंने जो है संविधान विरोधी काम किए और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। और कांग्रेस हमेशा जनता के हित के लिए, जनता के आवाज बनकर जो है इनके सामने खड़ी रही। हालांकि उस समय विपक्ष इतना मजबूत नहीं था, उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने तमाम ऐसे काम किए जो कि लोकतंत्र को पूरी दुनिया में इन्होंने शर्मिंदा किया और संविधान की हत्या करने का काम किया। और आज चूंकि लोकतंत्र और जो है विपक्ष मजबूत है तो इनकी ईंट से ईंट बजी हुई है। आज अभी आपने सामने देखा कि सिन्हा साहब ने 2 बार तो पानी पी लिया है और हमें जो कह रहे हैं कि बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अरे बहकी बहकी बातें आपने की जब आपने कहा कि हम संविधान बदलेंगे और हमें 400 पार का मैंडेट दीजिए, और जनता ने आपको ऐसी पटकने दी। 400 पार तो छोड़िए, आप तो क्लियर जो है अपनी सरकार अपने दम पर नहीं बना पाए। उसके लिए आपको बैसाखी की जरूरत पड़ी, और बैसाखी की जरूरत पड़ी तो वो भी किसके लिए? सुश्री नायडू को, जिसको आपने जेल में डलवाया, उसी नीतीश को जिसको आप मानसिक रूप से दिवालिया। ठीक है, राजनीति में किसके साथ किसकी गोलबंदी रही है अपने आप में बहुत दिलचस्प देखने वाला, क्योंकि इंडिया अलायंस में भी अभी कितनी एक आपसी सहमति है वो देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संपादक है, ऑर्गेनाइजर। प्रफुल्ल जी स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। आपके जुड़ने से पहले बात यही चल रही है कि साहब जैसे प्रधानमंत्री ने आज अपनी तमाम बातों का जिक्र किया, उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस की इमरजेंसी पे भी उन्होंने कटाक्ष किया है, लेकिन संविधान बचाने और बनाए रखने की लड़ाई की एक तस्वीर आज से ही दिखना शुरू हो गई है। अब यहां से आगे की तस्वीर क्या? प्रफुल्ल जी देखिए, मुझे तो लग रहा था कि शायद आज प्रोटेम स्पीकर के विषय को लेकर और शपथ को लेकर ही शायद हंगामा शुरू हो। कम से कम सारे सांसदों का शपथ का एक सिलसिला चल पड़ा है, और आशा करता हूं विषय बहुत महत्वपूर्ण है और विषयों पर चर्चा हो और सही सुझाव है
बदलाव के लिए सुझाव आए। ये रेटोरिक से नहीं कहा, क्योंकि कोई 123 संविधान में संशोधन हुआ है और किसी ने भी ये संविधान बदलने की बात कही है। हम मानकर चले कि कोई कह रहा है इसके बदला है, यदि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा तो 1970 में 42वीं जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा संविधान। प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से हम तक नहीं आ पा रही, हम कोशिश करेंगे फिर से आपसे कनेक्ट करने के लिए। तोहिन जी, लेकिन सवाल यही है जो ऋतु जी कह रही हैं कि तमाम जो वादे आपने बीते 10 वर्षों में किए उस पर आप खरे नहीं उतरे, इस वजह से आपको इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला है और संख्या बल के आधार पर विपक्ष इस बार पिछले बार के मुकाबले मजबूत है, तो आपको एक कड़ी चुनौती मिलने जा रही है इस बार। देखिए, मोदी जी के जीवन में चुनौती ही चुनौती रही है, तो चुनौतियों से ये लोग डर सकते हैं, हम नहीं डरते। 240 सीटें जो हमें मिली हैं, देखिए निश्चित रूप से जब हम संकल्प लेके चल रहे थे एनडीए के लिए 400 सीटों का, तो निश्चित रूप से उससे कहीं कम है और इसकी जो है जांच हो रही है, इसकी समीक्षा हो रही है। लेकिन ये भी एक सत्य है, ये भी एक यथार्थ है कि कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 240 सीटें कब मिली थी? 1984 में मिली थी। और आज अगर मैं कांग्रेस में होता तो आज मैं बहुत चिंतित होता। तीसरी बार विपक्ष में आज भी मतलब ये लोग जो हैं केवल और केवल नकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ रहे हैं। आज ये प्रोटेम स्पीकर को लेकर इन्होंने इतना बड़ा बवाल खड़ा किया, लेकिन आज 20 दिन बीत गए चुनाव के बाद, इनको एलओपी इनके कौन होंगे अभी तक ये नाम तय नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा विपक्ष को सकारात्मक रूप लेकर आगे आना चाहिए। और मैं आपको एक दो उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, डिफेंस जब रफाल डील पे डिस्कशन हो रहा था जनवरी 2019 में, तो अगर आप उस वीडियो को याद करें कि उस पूरे डिस्कशन के दौरान राहुल गांधी जी जो है वो पेपर के हवाई जहाज उड़ा रहे थे, वो कनखियां मार रहे थे, तब जबकि एक महिला डिफेंस मिनिस्टर जो है बात कर रही थी। तो इस तरह का व्यवहार अगर करते हैं तो निश्चित रूप से ये नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यदि वो एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में आते हैं तो सरकार किसी भी डिस्कशन के लिए तैयार है, कोई भी विषय हमारे लिए अछूता नहीं है। ठीक है, तो इन जी आप कह रहे हैं सरकार संवाद के लिए तैयार है। ऋतु जी, बात यही महत्वपूर्ण है कि क्या इंडिया अलायंस अपने एकजुटता के साथ में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में बढ़ने को तैयार है, क्योंकि शुरुआती समय से ही ये बात कही जा रही है कि साहब गैर जरूरी था प्रोटेम स्पीकर पे एक विवाद पैदा करना, क्योंकि नकारात्मकता की बजाय सकारात्मकता से शुरुआत हो तो एक कंस्ट्रक्टिव दिखाई पड़ती कि हाँ अप्रोच है। क्या वहां पे एक भूल हुई है विपक्ष की ओर से, खासकर कांग्रेस की ओर से? देखिए अरेंद्र, भूल कैसी, अगर इनको इनके जो है कार्य इनकी नैतिक जिम्मेदारियां याद दिलाई जाए, इनको ये याद दिलाया जाए कि आपने संविधान की कसम उठा के इस देश की जनता का भला करने का निर्णय लिया है, आपने जनता को विश्वास दिलाया है, तो क्या आप केवल दलित होने की वजह से 2 सीनियर एमपीज को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाते, जो 8-8 बार से जो है 8वीं उनकी टर्म चल रही है, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो के सुरेश जी। ये इनको याद दिलाना, इनको लगता है कि ये विपक्ष का काम नहीं है क्या? ये हम जनता की आवाज तो इन जी कांग्रेस आपको याद दिला रही है और आपने प्रोटेम स्पीकर के पद पे इस वजह से आपने 2 सीनियरिटी को निगलेक्ट किया क्योंकि वो दलित थे, वो सीधे तौर पे आप पे आरोप लगा रहा है। संक्षेप में आपका जवाब। तो इन जी देखिए, जहां रूल्स जो है नियम नॉन स्पेसिफिक होते हैं, वहां प्रेसिडेंट्स और कन्वेंशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2014 में 16वें लोकसभा की जब शुरुआत हुई थी तो कमलनाथ जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया जी। लेकिन अगर आप लगातार चुने जाने की प्रक्रिया ना देखते तो सीनियरिटी में लाल कृष्ण आडवाणी जी कहीं आगे थे जी। तो आप देखिए, हमने कभी विपक्ष को उनका मौका जो है वो उनसे छीना नहीं है, लेकिन बिना बात रोज जो है आंदोलन जीवी होकर सुबह एक प्रोटेस्ट शुरू कर देना। देखिए, ना तो इन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली तब प्रधानमंत्री को बधाई दी, पूरे विश्व सारे विश्व के नेताओं ने दी। आज जब ये पूरा जो है ओथ लेने की प्रक्रिया चल रही थी तब ये लोग शेम कर रहे थे। तो ऐसे जो है सकारात्मकता कैसे आएगी, सकारात्मकता कैसे आएगी, ये बड़ा सवाल है और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन जी आपका भी शुक्रिया और ऋतु जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़े तो उनका भी शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH
अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो बीते दिनों हुए आम चुनाव 2024 के बाद आज लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन आज प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के रूप में उन्होंने शपथ उनको दिलाई गई, तो राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर के पद पर भर्तृहरि महताब को शपथ दिलाई है। सदन में सांसदों को शपथ ग्रहण हुआ तो बाहर राजनीति भी आज देखने को मिली। प्रोटेम स्पीकर और संविधान के मुद्दे पर संसद परिसर में जमकर आज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। नई संसद में नई सरकार के प्रवेश के ऐतिहासिक अवसर पर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन कार्यवाहक अध्यक्ष भर्तृहरि महताब द्वारा लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सांसदों के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सदन शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा के अध्यक्ष के पैनल में शामिल राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी शपथ ग्रहण की। बाद में कैबिनेट मंत्रियों में वरिष्ठता के क्रम में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, डॉक्टर मनसुख मांडविया और अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण करने के क्रम में कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। इसके बाद नवनियुक्त सांसदों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में राज्यों के सांसदों को अनुसार शपथ दिलाई गई। मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जहां सदन के अंदर सांसदों की शपथ ग्रहण चल रही थी, तो वहीं सदन के बाहर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के मुद्दे पर कांग्रेस ने व्यवस्था को बदलने का आरोप लगाया और सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। Before starting the house, I met a Protem Speaker, submit the letter signed by myself and Balu and Sudhir Bandyopadhyaya. We said the parliamentary convention is already broken, so we could not assist with you as a Protem Speaker panel member. कांग्रेस के असहयोग पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने गैर जरूरी मुद्दे पर बेवजह राजनीति की है। जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम
उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है, सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। लोकसभा सत्र के पहले दिन संविधान को लेकर भी विवाद देखने को मिला। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ संविधान की प्रतियां लेकर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई और संविधान की भावना के खिलाफ किए गए कांग्रेस के कामों को गिनाया। संविधान सही में खतरे में था तो कांग्रेस के वक्त था, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि अभी माननीय मोदी जी के कार्यकाल में सही में यानी सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान खतरे में था। संविधान के आधार पर देश चलेगा, ये मेरे प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा। बार बार संविधान के सामने अपना माथा टेक कर उन्होंने संविधान की शपथ खाने का काम किया और ये आज से नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 2500 साल से कर रहे हैं। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। आज तक ऐसा कोई एक उल्लंघन मुझे बता दीजिए ना जो संविधान का हुआ हो, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम विशेष सत्र के दूसरे दिन भी जारी रहेगा, जबकि तीसरे दिन लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज, दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं पार्टी की ओर से। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद पीयूष गोयल लोकसभा के सदस्य बन गए हैं, इसलिए अब राज्यसभा में नेता सदन की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। नीट परीक्षा 2024 में कथित धांधली के आरोपों के बाद सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। सीबीआई जांच के आदेश के बाद इस मामले में छानबीन भी तेज कर चुकी है। सीबीआई ने आज कई राज्यों में जांच को आगे बढ़ाया तो इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस बीच बिहार सरकार के गृह विभाग ने नोटिफिकेशन सीबीआई को जांच करने के लिए पूरी छूट दी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की तमाम शिक्षाविद देश भर में प्रशंसा भी कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में सीबीआई भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खेलने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जा सके। सीबीआई की टीम अलग अलग राज्यों में जा रही है और वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है। इसी क्रम में सीबीआई की एक टीम पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंची, जहां से सीबीआई पेपर लीक से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत ले रही है। सीबीआई से पहले ईओयू ही पूरे मामले की जांच कर रही थी। इस मामले में ईओयू की टीम बिहार और झारखंड से 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। वहीं सीबीआई की एक और टीम गुजरात के गोधरा भी पहुंची है। गुजरात पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब गोधरा पुलिस मामले की जांच और सबूत सीबीआई को सौंप रही है। इस बीच नीट मामले के तार महाराष्ट्र से भी जुड़ गए हैं। नांदेड़ की एटीएस टीम ने संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए लातूर से 2 शिक्षकों को फिर हिरासत में लिया है। अभी तक अलग अलग राज्यों में नीट पेपर लीक मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच शिक्षाविदों ने छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। The government has also brought out a new act, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act, और ये एक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट है। जो अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कोशिश करेंगे, इस लोगों को 1 करोड़ तक फाइन कर सकते हैं, 10 साल तक जेल में रख सकते हैं। लोग सतत इसके ऊपर जागरूक है और देख रहे हैं, एक्सपर्ट लोग, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसमें कैसे इसको चेंज लाया जाए कि नेक्स्ट ईयर ऐसे नहीं हो जाए। We regret that students community has to suffer. At the same time, we are working closely to make sure that this happens soon rather than late. नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि पेपर लीक मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
जो ये हुआ है इसमें जो भी दोषी हों, भले वो पेपर लीक हो या जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्रों में चिंताएं रही हैं, ऐसे में उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। सरकार गंभीरता से इस विषय को मॉनिटर कर रही है। जहां तक बिहार की बात है, बिहार में जो आर्थिक अपराध इकाई है वो भी इसकी जांच कर रही है और जो भी तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे उसके मुताबिक अपराध, जो आर्थिक अपराध इकाई है वो कार्रवाई करेगी। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने अलग से अर्जी दाखिल कर कथित गड़बड़ियों की ईडी से जांच कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अमरेंद्र गुप्ता और सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार बहुत जल्द वापस आएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद अब खबर तमिलनाडु से। बीते दिनों तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड के बाद से मामला पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति में ही इसको लेकर हलचल नहीं बची, बल्कि दिल्ली में भी इसको लेकर लगातार गर्माहट बनी हुई है। बीजेपी जहां राज्य की डीएमके स्टालिन सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, साथ ही साथ एक तरीके से आरोप भी लगा रही है कि जो आरोपी है उसको बचाने के लिए डीएमके की जो सरकार है वो काम कर रही है। इसके साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कह रही है कि इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन लगातार इस मसले पर सियासत गर्माती दिखाई पड़ रही है। क्या हुआ आज इस पूरे मसले पर चेन्नई में और दिल्ली में, देखिए इस खबर में। तमिलनाडु में अवैध शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कल्लाकुरिची जिले में 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भाजपा ने इस घटना पर इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया है। इस बीच तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई और अन्य भाजपा नेताओं ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि से मुलाकात कर कल्लाकुरिची अवैध शराब मामले में सीबीआई जांच की मांग की। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि घटना को 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने उस जगह का दौरा तक नहीं किया। The Indie block, what they did, it's very, very unfortunate. See, there is an incident in Tamil Nadu. Almost 55 persons are died. The Indie block alliance partner is ruling the government. Almost they are speaking about the constitution. Almost 34 Dalits are died in that. So still Mallikarjuna Kharge or Rahul Gandhi or no one is not opened their mouth or they didn't told anything about that incident. It is not just shameful and crass on their part to otherwise make use of every tragedy that impacts a poor person and make it political. But when there is this type of havoc that has been created in Tamil Nadu, when 56 families have been devastated, Rahul Gandhi maintains a studious silence. We have submitted a memorandum. We have appealed for CBI inquiry because the state government is denying the CBI inquiry because they know they will be exposed.
तमिलनाडु में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को संसद परिसर में प्रेरणा स्थल के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इस राज्य प्रायोजित आपदा के खिलाफ काली पट्टी बांधकर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भी दिया। इस पत्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करुणापुरम में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति की आबादी का जिक्र करते हुए इस बात पर हैरानी जताई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी आपदा पर अब तक खामोश है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से तमिलनाडु की डीएमके इंडी गठबंधन पर इस मामले की सीबीआई जांच करवाने और राज्य के आबकारी मंत्री मुथुस्वामी को मंत्री पद से तुरंत हटाने के लिए दबाव डालने की मांग की। जेपी नड्डा ने पत्र में लिखा कि आज सही मायने में न्याय पर बात करने का समय आ गया है, न कि इसे आकर्षक अभियान नारे तक सीमित कर देने का। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज तमिलनाडु के लोग और पूरा एससी समुदाय कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से राहुल गांधी और इंडी गठबंधन दलों के नेताओं की दोहरी बातें देख रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने कल्लाकुरिची में हुई त्रासदी को पूरी तरह से मानव निर्मित आपदा बताते हुए कहा कि शायद ये नहीं होता अगर सत्तारूढ़ द्रमुक इंडी गठबंधन सरकार और अवैध शराब माफिया के बीच गहरी सांठगांठ न होती। इस बीच जहरीली शराब से हो रही मौत मामले को लेकर एआईएडीएमके ने राज्य की स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अन्ना द्रमुक ने चेन्नई में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है, बल्कि समस्या का कोई स्थायी समाधान दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की मंत्री आतिशी लगातार अनशन पर बैठी हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी इस बात की है कि समाधान के लिए वो आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हरियाणा पे आरोप लगा रही है कि वो दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रहा, जबकि हरियाणा और यमुना कैनाल का जो बोर्ड है वो पहले ही आंकड़ों के साथ में, तथ्यों के साथ में इस बात को रख चुका है कि वो तयशुदा जो मात्रा है उससे ज्यादा पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहा है। बावजूद उसके दिल्ली सरकार का जो कुप्रबंधन है उस पूरी समस्या के लिए जिम्मेदार है। समस्या सबसे बड़ी ये है, आरोप प्रत्यारोप के बीच में आम जनता के मसले, मुद्दे और उनकी समस्याएं अभी तक बरकरार है। क्या कुछ हुआ आज इस पूरे मसले पर, देखिए इस रिपोर्ट में। पानी इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या है कि पानी एक तो बहुत गंदा आता है, दूसरे टाइम से नहीं आता, और इस समय जब भी चलाते हैं इतना गंदा पानी आता है कि कई बार तो बदबू आती है उसमें। जो जल बोर्ड का पानी पीछे से आता है ना, सप्लाई का, कभी तो आता ही नहीं, और जो आता भी है तो बहुत गंदा आता है, और वही यूज करने वाला पानी हमारे और कोई साधन नहीं है। हमारे यहाँ सबसे एक तो सीवर की और पानी की इतनी समस्या है कि जो पानी आता है इतना गंदा आता है बाजी, जितने पानी का बिल उससे ज़्यादा डॉक्टर का बिल आ जाता है। जल ही जीवन है, इसे दिल्ली के बाशिंदों से अधिक इन दिनों शायद ही कोई समझ सकता है। करीब 2 महीने से दिल्ली गंभीर जल संकट से जूझ रही है। लोग रोजमर्रा की जरूरत के लिए पानी के टैंकर के पीछे भागने के लिए मजबूर हैं। जो टैंकर आते भी हैं, वो इनकी जरूरत पूरी करने के लिए नाकाफी हैं। लोग पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग कर रहे हैं। पानी तो बहुत गंदा आ रहा, पीने लायक का नहीं है। हम लोग कहाँ से खरीद के पी सकते हैं, गरीब आदमी। पानी अच्छा नहीं आता, एकदम पीला पानी आता, कपड़े धो बदबू आती है, कपड़ों में भी बदबू आने लगती है। बाजार से पानी ले लेके पानी पी रहे हैं, बच्चे बीमार हो जाते, पानी इतना गंदा बदबू पानी में नहाने मुश्किल हो जाता है केवल पानी से। पानी की समस्या गलियों और कॉलोनियों से होती हुई अब अस्पतालों तक पहुंच गई है। दिल्ली में पानी की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ राजनीति भी बढ़ रही है। अभी हम यहाँ शशि गार्डन में हैं, दिल्ली में स्थित, और यहाँ पर जो लोग हैं आइए उनसे जानते हैं। दीदी, आपको पानी की क्या समस्या? बहुत समस्या हो रही है, बहुत गंदा पानी आ रहा है, कभी कभी तो पीने लायक भी पानी नहीं आता, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी तो बिल्कुल आज के टाइम में खराब आ रहा है, लोगों के पेटों में दर्द, बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है। हमें पास से पानी लेना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है। नंबर तीसरी क्या है कि जेई और ए कोई सुनने वाला नहीं है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, नहाते हैं पानी में से स्मेल आती है। लेकिन जिसके कंधे पर जल आपूर्ति की जिम्मेदारी है वो अनशन पर बैठी हैं। दिल्ली में पानी के संकट के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अनशन के दौरान अपनी खराब सेहत का हवाला दे रही हैं, लेकिन इससे जनता की दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं दिल्ली सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा लापरवाही का आरोप लगा रही है। लगातार पानी सरप्लस आ रहा है, लेकिन पानी की चोरी नहीं रोकेंगे जी।
3-3, 4-4 मंत्री खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे एक शब्द नहीं बोलते। और जो जिसे आप अनशन कह रहे हैं, वो एयर कंडीशन अनशन क्योंकि सक्सेस नहीं हो पा रहा है और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं निकलने का, कोई एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरीके की उनकी राजनीतिक चाल होगी। पानी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस सब के बीच देश की राजधानी में पानी की दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही है, बदहाली जारी है। डॉक्टर शिव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रोक के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल को आज फिलहाल वहां से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रख चुका है, इसलिए हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद सुनवाई करना बेहतर होगा। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है, साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और बात मौसम के मिजाज की। मौसम विज्ञान विभाग ने देश के पश्चिमी तट पर अगले 5 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। गुजरात क्षेत्र में मंगलवार को 25 जून को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं IMD ने देश के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 25 जून को अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं तटीय कर्नाटक और केरल में बुधवार 26 जून तक तेज बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा में 28 जून तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखें इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव गणपत राव जाघव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2024-25 के लिए छठे प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग और श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिवों ने भाग लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या के श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हमें भगवान राम का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने भगवान राम के दर्शन किए। साथ ही पूरे प्रदेश में खुशहाली और प्रदेश में विकास को लेकर के हमने कामना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर को नया उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने शाहजहांपुर के सुनियोजित विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता बताई, जिसे लेकर उन्होंने आवास विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। भारत और बांग्लादेश अब सैन्य शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इस संबंध में दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते से दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारियों के पेशेवर कौशल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आज पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। अनुसंधान में आईपीआर और वैकल्पिक उपचारों के मानकीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय कैग के विकास और उपलब्धियों को दर्शाता है। दिल्ली के रीच क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ों को काटा गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टीडीए के उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस भेजा था। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH